एबीपी गंगा में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। आज से एबीपी गंगा पर हम आपके लिए लेकर आए हैं खबरों का सबसे दमदार डोज उद्घोष। रोज शाम को इसी वक्त यानी कि ठीक 5 बजे उद्घोष में हम आपको दिखाएंगे हर वो बड़ी खबर जिसका है सबसे ज्यादा असर। सियासी गलियारों से लेकर चौक चौराहों तक, ब्रेकिंग स्टोरी हो या फिर एक्सक्लूसिव कवरेज, उद्घोष के जरिए हम आप तक ग्राउंड जीरो से पहुंचाएंगे हर अपडेट सबसे तेज। तो बने रहिए खबरों की गंगा के साथ। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज से बड़ा अपडेट आपको दे दें। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अब्बास की याचिका पर हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। विधानसभा चुनाव के वक्त रैली में भड़काऊ भाषण का यह मामला है। अब्बास ने चार्जशीट रद्द करके मुकदमा रोकने की मांग की थी। अगले हफ्ते हाईकोर्ट अपना फैसला इस पर सुना सकती है। जस्टिस दिनेश कुमार सिंह के सिंगल बेंच ने सुनवाई पूरी होने के बाद भी जजमेंट को रिजर्व कर लिया है। विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ था। अब्बास अंसारी ने विधानसभा चुनाव में मऊ में आयोजित रैली में विवादित और भड़काऊ भाषण दिया था। इसके बाद उन्होंने भी कहा था कि प्रदेश में उनकी सरकार बनने पर अधिकारियों से हिसाब किताब किया जाएगा और इसी बयान को लेकर प्राथमिकी दर्ज करके कार्रवाई की गई। चुनाव आयोग ने उनके प्रचार पर पाबंदी लगा दी थी। अब्बास अंसारी ने हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में चार्जशीट रद्द करके मुकदमे की कार्रवाई पर रोक लगाए जाने की मांग की थी। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी मोहम्मद मोइन इस वक्त फोन लाइन पर। मोहम्मद मोइन, क्या जानकारी, क्या अपडेट इस खबर से जुड़ा? देखिए, अब्बास अंसारी ने विधानसभा चुनाव के दौरान विवादित बयान दिया था और उनके इस बयान पर चुनाव आयोग ने भी संज्ञान लिया था। उनके चुनाव प्रचार करने पर पाबंदी लगाई थी। इसके बाद आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब्बास अंसारी की तरफ से जो अर्जी दाखिल की गई उसमें चार्जशीट को रद्द कर जो मुकदमे की कार्रवाई है उसे रद्द किए जाने की मांग की गई थी। उसमें दलील यही की गई थी कि ये क्रिमिनल केस नहीं बनता है, ये चूंकि चुनाव से जुड़ा हुआ मामला है, चुनाव में जो बयान दिया गया था उससे जुड़ा हुआ मामला है और चुनाव आयोग उस मामले में पहले ही कार्रवाई कर चुका है। तो एक ही मामले में दो तरीके की कार्रवाई नहीं की जा सकती है। इस आधार पर अब्बास अंसारी की तरफ से बहस की गई। बहरहाल सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने जो है अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि कोर्ट का फैसला अगले हफ्ते आ सकता है। धन्यवाद मोइन, अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। कोर्ट ने फैसला रिजर्व रख लिया है। अगले हफ्ते तक उम्मीद है कि फैसला इस पूरे मामले पर आ सकता है। एक और बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली में चल रही भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। यहां पर पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक और मौका देने का फैसला हुआ है और इसी के साथ ही जून 2024 तक नड्डा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। अब इसमें देखिए साफ है कि इसी साल होने वाले 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को नड्डा की अगुवाई में ही लड़ा जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि नड्डा के कार्यकाल में संगठन मजबूत हुआ है। 20 जनवरी 2020 को जेपी नड्डा को पार्टी का अध्यक्ष चुना गया था। भाजपा के अध्यक्ष पद का कार्यकाल 3 साल का होता है और एक व्यक्ति 2 बार ही अध्यक्ष बन सकता है। इससे पहले अमित शाह और राजनाथ सिंह भी 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं और जेपी नड्डा को एक और बड़ी जिम्मेदारी, एक और मौका देकर पार्टी की तरफ से दिया गया है। तय है कि लोकसभा चुनाव 2024 का जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ही भारतीय जनता पार्टी लड़ने वाली है। ऐसा कहा गया है कि जेपी नड्डा की अध्यक्षता में संगठन मजबूत हुआ है और यही वजह है कि जेपी नड्डा को यह मौका दिया गया है। 2024 का चुनाव जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ही होगा। श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आज सर्वानुमत प्रस्ताव किया है। श्री राजनाथ सिंह जी ने इस प्रस्ताव को रखा और सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इसको सहर्ष हर्ष ध्वनि के साथ सर्वानुमत से स्वीकार किया है कि जगत प्रकाश नड्डा जी को जून 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में इनके कार्यकाल को बढ़ोतरी की जाए। मुझे विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के संगठनात्मक नेतृत्व में 19 से भी ज्यादा बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी चुन कर आएगी और मोदी जी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बनकर इस देश का नेतृत्व करेंगे। इसका हम सबको भरोसा है। तो अब तक कैसा रहा नड्डा का कार्यकाल, आइए आपको बताते हैं। जून 2019 से भाजपा के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा। पहले कार्यकारी अध्यक्ष वो बनाए गए थे। जून 2020 में उन्हें अध्यक्ष पद पर चुना गया था। 17 राज्यों में चुनाव, 10 में एनडीए की सरकार। गुजरात में भाजपा की रिकॉर्ड तोड़ जीत हुई
और देखिए गोवा में भी जीत की हैट्रिक लगा ली भाजपा ने। यूपी, उत्तराखंड और हरियाणा में दोबारा से सरकार बना ली जेपी नड्डा के ही अध्यक्षता में। महाराष्ट्र, असम, मणिपुर में भी सत्ता वापसी हुई। पश्चिम बंगाल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। हैदराबाद नगर निगम चुनाव में भी देखिए अच्छा प्रदर्शन किया। तो कुछ इस तरीके का कार्यकाल जेपी नड्डा का रहा है। और देखिए अब चुनौतियां क्या है जेपी नड्डा के सामने, वो आपको बता देते हैं क्या चुनौतियां रहेंगी। इसी साल 9 राज्यों में चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश, कर्नाटक में सत्ता बरकरार रखना जेपी नड्डा के सामने एक बड़ी चुनौती। छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी जीत दिलाना एक बड़ी चुनौती रहेगी। दक्षिण भारत में भी दबदबा बढ़ाना है, तो ये एक बड़ा चैलेंज जेपी नड्डा के सामने आएगा। लोकसभा चुनाव में हैट्रिक का प्लान है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन क्या ये प्लान सक्सेसफुल होता है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती जेपी नड्डा के सामने रहेगी, क्योंकि अब जेपी नड्डा को एक और बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। 2024 का लोकसभा चुनाव और 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ही पार्टी लड़ने वाली है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको दे दे, तेलंगाना के 2 दिवसीय दौरे पर अखिलेश यादव तेलंगाना के सीएम केसीआर की रैली में शामिल होंगे। अखिलेश यादव तेलंगाना के खम्मम में केसीआर की रैली होनी है। लोकसभा चुनाव 2024 में तीसरे मोर्चे की तैयारी की कोशिश रहेगी। दरअसल आपको बता दें कि दिसंबर में तेलंगाना में चुनाव होने हैं और उससे पहले सीएम केसीआर ने अखिलेश यादव, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और केरल के मुख्यमंत्री विजयन को भी बुलाया था। और तेलंगाना के खम्मम में ये जो रैली होनी है केसीआर की, अखिलेश यादव देखिए वहां पर पहुंचे और 2024 में तीसरे मोर्चे की तैयारी की कोशिश है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। और यही वजह है कि देखिए तस्वीरें सामने आई हैं अखिलेश यादव जब तेलंगाना में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तेलंगाना सीएम केसीआर की रैली में अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। तेलंगाना के खम्मम में केसीआर की रैली होनी है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देखिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। पूरी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। अखिलेश यादव का 2 दिन का तेलंगाना का दौरा कितने दिन का है, देखिए 2 दिन का। तेलंगाना में कहां कहां पर अखिलेश यादव जाएंगे वो भी आपको बता देते हैं। किससे मुलाकात होगी, के चंद्रशेखर राव से। कार्यक्रम क्या है, केसीआर की रैली है खम्मम में और उसी में शामिल होंगे। 2024 लोकसभा चुनाव इस रैली का मकसद है और इसी वजह से 2 दिन के दौरे पर अखिलेश यादव पहुंच गए तेलंगाना में। अखिलेश यादव के केसीआर की रैली में जाने और भारत जोड़ो यात्रा में शामिल न होने पर सपा विधायक मनोज पांडे के अपनी प्रतिक्रिया सामने आई है। दावा उन्होंने यह किया कि अखिलेश यादव को सिर्फ उत्तर प्रदेश के नहीं बल्कि पूरे देश में नौजवान और गरीबों का साथ मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहीं जाएं तो ये विपक्षियों को दिक्कत होती है, उन ना जाएं तो दिक्कत होती है। पार्टी जहां जैसे जो आवश्यकता समझती है वो करती है। आज अखिलेश यादव जी ना केवल उत्तर प्रदेश के नेता हैं बल्कि पूरे देश में नौजवान, गरीब, बेरोजगार और किसान उन्हें नेता मानता है। आदरणीय केसीआर जी की रैली में उन्हें आमंत्रित किया है। वो विपक्ष के एक देश के बड़े चेहरे हैं और आदरणीय अखिलेश यादव जी भी देश के एक बड़े विपक्ष के चेहरे हैं। उनको ताकत देने के लिए और चूँकि एक हमारी जो सोच है उस सोच से केसीआर जी भी संघर्ष कर रहे हैं, उनको समर्थन देने के लिए वो जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के केसीआर की रैली में जाने को लेकर कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह ने अपना बयान दिया है। वो अखिलेश यादव पर सीधा बयान देने से तो बचे, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से कांग्रेस की वापसी का दावा उन्होंने जरूर कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की जो क्रियाकलाप है वो कहीं न कहीं उनकी जो एक्टिविटी होती है डराने वाली होती है, पार्टियों को तोड़ने वाली होती है, धमकाने वाली होती है, जिसका परिणाम उत्तर प्रदेश में हर आदमी की जुबान पे होता है कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया इसलिए डरी रहती हैं, उनके ऊपर जांच के बहुत सारे डर हैं। हो सकता है और पार्टियों पे हो तो इतिहास उन्हें माफ़ करेगा जो बिना किसी जांच के, बिना सरकारी डर के मजबूती के साथ देश के साथ खड़े होंगे, कांग्रेस के साथ खड़े होंगे, भाजपा को हराने के लिए खड़े होंगे। अन्यथा देश ये मानेगा किसी न किसी प्रकार से ये दल डरा हुआ है। खबर आपको दे रहे हैं मुरादाबाद से। पद्मावत ट्रेन में मारपीट के मामले में अब एक नया मोड़ सामने आया है। छेड़छाड़ के आरोप में व्यापारी की गिरफ्तारी हो गई है। शाहजहांपुर की युवती ने छेड़छाड़ की शिकायत की थी। रेलवे पुलिस ने आसिम हुसैन को गिरफ्तार किया। कुछ ही दिन पहले कारोबारी की पिटाई का एक वीडियो सामने आया था। पीड़ित युवती का कहना है कि आरोपी ने उसके साथ ट्रेन में छेड़छाड़ की थी, लेकिन लोक लाज के कारण उसने पहले कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई। आरोपी को भी कोर्ट के सामने पेश करेगी जीआरपी। नया मोड़ देखिए इस पूरे मामले में अब सामने आया। पद्मावत ट्रेन में छेड़छाड़ से जुड़ा ये मामला, एक लड़की ने शिकायत दर्ज करवाई थी और अब इसी पूरे मामले को लेकर देखिए छेड़छाड़ के आरोप में व्यापारी की गिरफ्तारी हुई है।
और इसी के साथ शाहजहांपुर की युवती ने ये छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज करवाई थी। युवती का कहना था कि ट्रेन में इस तरीके की हरकत हुई और उसी वजह से ये शिकायत दर्ज करवाई गई। और देखिए, संभल से सपा के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने एक भड़काऊ बयान दिया। ट्रेन में मुस्लिम शख्स की पिटाई पर शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि मुसलमानों में इतना भी नहीं कि बदला ले सके। ये बयान देखिए, ये सारी मुस्लिम कौम को चैलेंज है। ये देखिए शफीकुर रहमान बर्क का ये बयान। ट्रेन में मुस्लिम शख्स की पिटाई पर शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि मुसलमानों में क्या इतना भी नहीं कि वो बदला ले सके। ये बयान शफीकुर रहमान बर्क ने दिया है। ये सारी मुस्लिम कौम को चैलेंज है। सपा से सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क और उनकी तरफ से ये भड़काऊ बयान। जब एक मुसलमान के साथ ये सलूक हो रहा है तो इसका मतलब ये कि सारी मुसलमान कौम को चैलेंज ही हो रहा है। ये चैलेंज ये किसी आदमी को, किसी मुसलमान को मारना इस तरीके से बिला वजह, उसका कोई कसूर नहीं है। जब एक मुसलमान के साथ ये सलूक हो रहा है तो इसका मतलब ये कि सारी मुसलमान कौम को चैलेंज ही हो रहा है। ये चैलेंज ये किसी आदमी को, किसी मुसलमान को मारना इस तरीके से बिला वजह, उसका कोई कसूर नहीं है। अगली खबर देखिए मिल रही है राजधानी लखनऊ से। सपा ने मीडिया पैनलिस्ट की नई लिस्ट जारी कर दी है। सपा ने 58 मीडिया पैनलिस्ट की लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में अनुराग भदौरिया का नाम भी शामिल है। सोशल मीडिया पर हुए बवाल के बाद ये नई लिस्ट जारी की गई है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मीडिया पैनलिस्ट की नई लिस्ट तैयार की गई। देखिए, आपको याद होगा मनीष अग्रवाल ने जो बयान दिया था, जिस तरीके से ट्वीट किए थे, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। बाद में हालांकि उन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन जिस तरीके से खबरें सामने आ रही थी कि सपा बदलाव कर सकती है सोशल मीडिया टीम को लेकर, और ऐसे में 58 पैनलिस्ट की एक नई टीम तैयार की गई है और सपा की तरफ से 58 मीडिया पैनलिस्ट की लिस्ट तैयार हुई है, जिसमें अनुराग भदौरिया का नाम भी शामिल है। कानपुर के कारोबारी मनीष की हत्या का मामला सामने आया है। हत्याकांड से जुड़े गवाहों को सुरक्षा देने का आदेश दिया गया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने यूपी डीजीपी के लिए आदेश जारी किया। कोर्ट में सीबीआई ने गवाहों की जान को खतरा बताया था। 5 आरोपियों की जमानत के लिए खतरा बताया गया था। दरअसल राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष हत्याकांड से जुड़े गवाहों को सुरक्षा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यूपी के डीजीपी को मनीष हत्याकांड से जुड़े हुए अहम गवाहों को सुरक्षा देने के लिए आदेश जारी किए। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई ने 5 आरोपी पुलिसकर्मियों को मिली जमानत के बाद गवाहों को खतरा बताया। कोर्ट में सीबीआई ने दलील दिया था, ये दलील दी गई थी कि रिहा हुए पुलिसकर्मी गवाहों को डरा धमका सकते हैं और इससे केस पर असर पड़ सकता है। एबीपी गंगा की खबर पर मुहर लग गई है। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी और उसके बेटे पर बड़ी कार्रवाई हुई है। याकूब कुरैशी, बेटे इमरान और फिरोज की जेल बदल दी गई है, शिफ्ट कर दिया गया है। याकूब कुरैशी को सोनभद्र जेल भेजा गया, बेटे इमरान को बलरामपुर की जेल में शिफ्ट किया गया, बेटे फिरोज को सिद्धार्थनगर की जेल में शिफ्ट किया गया। एबीपी गंगा ने पहले ही जेल बदले जाने की जानकारी दी थी। दरअसल खबर ये मिल रही थी कि तीनों ही मेरठ जेल में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं और इसके बाद लखनऊ तक मामला पहुंचा। डीजी जेल आनंद कुमार के संज्ञान में ये मामला आने के बाद एक्शन हुआ। गैंगस्टर और धोखाधड़ी के केस में जेल में बंद है याकूब एंड फैमिली, और अब देखिए जेल शिफ्ट की गई। गैंगस्टर मामले में मेरठ जिला जेल में बंद पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी, उनके बेटे इमरान और फिरोज को आखिरकार उत्तर प्रदेश की अलग अलग जेलों में शिफ्ट कर दिया गया है। तमाम तरह के आरोप लग रहे थे कि जेल प्रशासन यहाँ याकूब कुरैशी और उनके बेटों को वीवीआईपी सुविधाएं मुहैया करा रहा है। यहाँ उनको जो तमाम सुविधाएं हैं, जेल मैनुअल से अलग से जो सुविधाएं हैं, वो भी उनको यहाँ पर दी जा रही है। और ये मामला लगातार तूल पकड़ा और तूल पकड़ने के बाद जो डीजी जेल है आनंद कुमार ने इस मामले का संज्ञान लिया और आखिरकार याकूब कुरैशी, इमरान कुरैशी और फिरोज कुरैशी को यहां से अलग अलग जेलों में शिफ्ट कर दिया गया है। पूर्व मंत्री और बसपा के कद्दावर नेता याकूब कुरैशी को सोनभद्र जेल में शिफ्ट किया गया है, जबकि उनके बेटे इमरान को बलरामपुर और जो बेटा फिरोज है उसको सिद्धार्थनगर जेल में शिफ्ट किया गया है। तमाम तरह के आरोप, तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आ रही थी और ये भी चर्चा का विषय बना हुआ था कि जेल मैनुअल के हिसाब से उनको सुविधाएं ना देकर वीवीआईपी कल्चर की जो सुविधाएं हैं वो दी जा रही थी। इसको लेकर कुछ बंदी लगातार विरोध भी जता रहे थे। योगी राज में अगर अधिकारी इस तरीके से याकूब कुरैशी और उनके बेटों पर इस तरीके से अगर मेहमान यहाँ पर नजर आएंगे जेल प्रशासन के अधिकारी, तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठते हैं। अब देखना यह होगा कि याकूब कुरैशी, उनके बेटे इमरान और फिरोज को तो उत्तर प्रदेश की अलग अलग जेलों में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन
याकूब कुरैशी के आगे नतमस्तक रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ लखनऊ से क्या सख्त एक्शन होगा, इस पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जेल प्रशासन के अधिकारियों के माथे पर पसीना है कि याकूब कुरैशी, और वो तो शिफ्ट कर दिए गए उनके बेटे, लेकिन कौन कौन अधिकारी इसमें लिप्त रहे हैं, कौन कौन अधिकारी हैं जिन पर लखनऊ से सख्त एक्शन हो सकता है, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और देखना यह होगा कि ये एक्शन और सख्त एक्शन कब तक होता है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। और देखिए, जोशीमठ संकट पर इस वक्त सबसे ताजा अपडेट आपको दे दें। अब तक 849 घरों में दरारें आ चुकी हैं। 207 परिवारों को 1.5 लाख की आर्थिक मदद मिली है। कल ही मुख्य सचिव जोशीमठ पर ताजा अपडेट लेंगे और आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने जानकारी दी है कि पीपलकोटी में 130 परिवारों के लिए स्थायी घर भी बनाए जाएंगे। और इसी के साथ ही देखिए, मुख्य सचिव कल सभी एजेंसियों के हेड से 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे। अभी तक की प्रगति रिपोर्ट पर जानकारी भी लेंगे। मौसम खराब होने की वजह से दिक्कतें होंगी, लेकिन तैयारी पूरी है। जोशीमठ पर अब तक का ये सबसे ताजा अपडेट हमारे पास है, जो हम आपको दे रहे हैं। देखिए, अब तक 849 मकान ऐसे हैं जहां पर दरारें आ चुकी हैं। जो परिवार विस्थापित किए गए हैं, जो राहत शिविरों में ले जाए गए हैं, 250 हो गई है, कल 237 थी, और उनमें कुल सदस्यों की संख्या 838 है। बाकी जो संख्या है, जो राहत शिविरों की चिन्हीकरण थी, उसमें कुल कक्ष जोशीमठ में 615, जिसकी क्षमता 2190 है, और पीपलकोटी में कुल कक्ष 491 है, जिसकी क्षमता 2205 है। और देखिए, जोशीमठ पर अब भी खतरा लगातार बना हुआ है। घरों में दरारें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अब भी खतरे की जद में 849 भवन ऐसे हैं जहां पर ज्यादा दरारें दिख रही हैं। नया जोशीमठ बसाने की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। मेरे चारों तरफ आप कुछ तस्वीरें देख रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए जोशीमठ के ताजा हालात क्या हैं। अब तक 237 परिवारों का देखिए विस्थापन किया जा चुका है। मलारी माउंटेन व्यू होटल्स पर एक्शन जारी है। होटल कोमेट, स्नो क्रिस्ट होटल भी खतरे में हैं, यानी कि लगातार खतरा जो है वो बढ़ता जा रहा है। देखिए, 2 और होटल्स ऐसे जिन पर संकट मंडरा रहा है और खतरे की जद में 849 भवन अब तक आ चुके हैं। कुल मिलाकर जोशीमठ में अभी खतरा लगातार बरकरार है। उद्घोष में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम ताजा बड़े अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।